अब हम समझेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, या फिर आप एलसीएम मेथड में भी कर सकते हो। एलसीएम मेथड जैसे टाइम एंड वर्क में एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है ना, वैसे इसमें एलसीएम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो ट्रेन के ये कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर ट्रेन किसी पोल को या स्टैंडिंग मैन को या किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा और स्पीड सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, मान लो किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। ठीक है, और स्पीड सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा। अगर दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस दोनों ट्रेन का ऐड होगा लेंथ, और स्पीड दोनों ट्रेन का ऐड होगा। ठीक है, इसे रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे स्पीड उनका माइनस होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बोट के स्पीड को हम x मानते हैं और करंट या स्ट्रीम के स्पीड को हम क्या मानते हैं, y। तो जब बोट नदी के डायरेक्शन में जाती है तो वो डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई। और अगर बोट नदी के विपरीत जा रही है तो वो अपस्ट्रीम स्पीड में जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई। और अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पता है तो बोट के स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, और करंट का क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। बस इन तीनों टॉपिक्स में इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ए बोट कैन ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the speed of stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km downstream। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, 68 है। स्पीड क्या होगा डाउनस्ट्रीम का, प्लस होगा, तो 13 प्लस 4 कितना होगा, 17। 17 से काटोगे तो ये आएगा 4 आवर्स, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी वो आसानी से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 1 आवर ए बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज। तो ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड और ये है अपस्ट्रीम स्पीड। अगर दोनों पता है, बोट का स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। 16/2 कितना होगा, 8 किलोमीटर पर आवर, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 14 आवर्स। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द रेट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है, स्पीड निकालना है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। यहाँ पे स्पीड निकलेगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम मान लो सेम है, टाइम मान लो x है, तो स्पीड क्या होगा 4/x डाउनस्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 3/x। तो यहाँ पे डाल दो 48 डिवाइडेड बाई 4/x प्लस 48 डिवाइडेड बाई 3/x इज इक्वल टू 14। यहाँ 4 से काटोगे तो 12, 3 से काटोगे तो 16, तो ये कितना आएगा, ये x ऊपर जाएगा तो 28x इज इक्वल टू 14। तो x कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा 4 × 2 8, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा 3 × 2 6। अब क्या पूछ रहा है, स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, तो स्ट्रीम की स्पीड की फॉर्मूला क्या थी, 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2/2 विच इज 1 किलोमीटर पर आवर, विच इज एन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक रूल होता है, एक कंसेप्ट होता है
जिसमें क्वांट के हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर नहीं है, बस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, दो अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं और एक मीन वैल्यू होता है, और इनसे निकलता है इनका डिफरेंस रेशियो के तौर पे। ठीक है, ज्यादातर इसमें मिल्क एंड वाटर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन in container is 3:2. When 10 liters of the mixture is taken out and is replaced by the kerosene, the ratio becomes 2:3. Then total quantity of the mixture in the container is, ठीक है, रेशियो क्या है, 3:2 है। फिर 10 लीटर्स निकाला, फिर केरोसिन ऐड कर दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 2:3। तो एक चीज हमेशा याद रखना, निकालने के बाद भी रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो क्या ऐड किया, केरोसिन ऐड किया, तो केरोसिन चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेट्रोल तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पेट्रोल को सेम करो, यहाँ पे इंटू 2 करो, 2 × 3 6, 2 × 2 4, यहाँ पे इंटू 3 करो, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो केरोसिन कितना बढ़ा, 5 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10, तो 1 = कितना होगा, 2। अब क्या कह रहा है, देन टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर कितना है, 6 9 15, 15 × 2 कितना होगा, 30 लीटर, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो टोटल क्वांटिटी मैंने ये क्यों लिया, ये 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमेशा फाइनल क्वांटिटी होता है, ये याद रखना, क्योंकि ये होता है निकालने के बाद का रेशियो। ठीक है, तो हमेशा इसको लेना है, ये फाइनल क्वांटिटी होता है। ठीक है, in a certain store the profit is 60% of the cost. If the cost increases by 20% but the selling price remains constant, what percentage of the selling price is the profit? ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, जो कॉन्सेप्ट हमारा था उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीपी मान लो कितना है, 100 है, प्रॉफिट कह रहा है 60%, तो प्रॉफिट कितना होगा, 60, तो एसपी कितना होगा, 160। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%, मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 है। ठीक है, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एसपी यहाँ पे कितना है, 160 है। अगर सीपी 120 एसपी 160 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 40 होगा। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यहाँ सीपी पे नहीं एसपी पे पूछ रहा है कितना परसेंटेज है, तो 40 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, ये 4 से कटेगा और ये 25 से कटेगा, तो 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का है, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखा, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारा आंसर निकला। जो मैंने पहले 2 कॉन्सेप्ट बताए, उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट को लेकर हम हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹8,500 द ओनर लूजेस 15%, at what price must that plot be sold in order to gain 15%? ठीक है, तो यहाँ पे लॉस अगर 15% है तो एसपी कितना होगा। देखो वो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, वो स्ट्रक्चर एग्जाम में करके मत बैठना, आप ध्यान में रख के करना। ठीक है, सीपी 100 होगा, लॉस 15 होगा, तो एसपी कितना होगा, 85। 85 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 85 100। ठीक है, क्या पूछ रहा है, at what price that must be sold in order to gain 15%। अगर 15% प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा, 115 इज इक्वल टू कितना होगा, 85। अगर 85 100 है तो 11500, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ए डिसऑनेस्ट डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% while buying as well as selling, what is his actual profit or loss percentage? देखो हमेशा याद रखना है, एक डिसऑनेस्ट डीलर की ना हमेशा प्रॉफिट होती है, लॉस नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो हमेशा चीट करता है। यहाँ पे उसने खरीदते वक्त भी चीट की है और बेचते वक्त भी, है ना। कितने परसेंटेज की, 20% की। मान लो उसने कोई 100 kg की चीज़ खरीदी है, तो उसने 20% खरीदते वक्त चीट की है, तो वो कितना ले आया, 120 kg ले आया। जब बेचा, उसने 20% की चीट की है, तो उसी 100 kg को उसने बेचा कितना, 80 kg बचा, तो उसने बेचा कितना, 80 kg। ठीक है, तो वो ले आया 120 kg, बेचा 80 kg, उसके पास बचा कितना, 40 kg। यही उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, किस पे प्रॉफिट है, 80 पे।
100 पे मत लेना, 80 पे लेना। क्यों? क्योंकि उसने खर्चा कितना किया, 80 kg ना, यही तो उसने बेचा है, बाकी तो उसके पास 40 kg है ना। तो 40/80 इंटू 100, यहाँ 2 से कटेगा तो ये आएगा 50% उसका एक्चुअल प्रॉफिट, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, A can finish a work in 18 days and B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? ठीक है, एक A है और एक B है। ठीक है, डेज की बात कर रहा है, A कितना दिन ले रहा है 18 डेज, B 15 डेज। एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे इसको 3 से काटोगे तो यह आएगा 6, यहाँ पे लिखो, यह आएगा 3 से काटोगे तो 5, यहाँ पे लिखो। ठीक है, यह आ गया एफिशिएंसी। क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होता है, तभी हमने 6 यहाँ पे लिखा और 5 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब 18 इंटू 5 करो, कितना होगा 90, यह आ गया टोटल वर्क। यहाँ पे हमने पूरा निकाल लिया, डेज, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। क्वेश्चन हो गया यहाँ से सॉल्व। अब देखो क्या कह रहा है, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। यानी अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है और 10 डेज काम कर रहा है तो कितना काम करेगा 60, बचा कितना 30। अब इसको कौन करेगा? ए करेगा। ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, तो डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा 6 डेज, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8 people can dig a hole working 8 hours a day in 10 days. How many people can dig the hole in 20 days working 4 hours a day? ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन 1 इंटू टाइम 1 इंटू डेज 1 इंटू एफिशिएंसी 1 डिवाइडेड बाई वर्क 1, विच इज इक्वल टू मेन 2 इंटू टाइम 2 इंटू डेज 2 इंटू एफिशिएंसी 2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, सिर्फ आपको वही प्लेस करना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मेन 1 क्या है 8 है, वर्किंग 8 आवर्स है, टाइम इंटू 8 और डेज कितना है इंटू 10। और एफिशिएंसी और वर्क के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे, अगर दिया होता तो हम उसको प्लेस करते, डिवाइडेड बाई 1, विच इज इक्वल टू मेन 2 कितना है, नहीं दिया है, x इंटू टाइम 2 कितना है 4 आवर्स ए डे इंटू 4 इंटू और डेज कितना है 20 डिवाइडेड बाई 1। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 इंटू 4 8, तो 8 से 8 कटा, बचा x कितना निकल कर आया 8 डेज, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पाइप्स एंड सिस्टर्न का भी कंसेप्ट बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही होती है। जिसने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझ लिया वो पाइप्स एंड सिस्टर्न के भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 minutes एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 minutes. If both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? ठीक है, एक ए पाइप है और एक दूसरा बी पाइप। ठीक है, ए पाइप फिल कर रहा है इसलिए हम यूज करेंगे प्लस साइन, बी पाइप जो है एम्प्टी कर रहा है इसलिए हम यूज करेंगे माइनस साइन। ठीक है, ए कितना मिनट ले रहा है 10 मिनट, बी कितना ले रहा है 6 मिनट। इनका एलसीएम क्या होगा 30। ए की एफिशिएंसी क्या होगी 3, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 5 माइनस में, तो टोटल एफिशिएंसी क्या आई -2। ठीक है, यानी यहाँ माइनस साइन आया। जब माइनस साइन आता है टैंक को एम्प्टी करना होता है, जब प्लस साइन होता है तब फिल करना होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टैंक इज 2/5 फुल, यानी 30 का 2/5 कितना होगा, 5 से काटो तो 6, 6 इंटू 2 12, 12 को एम्प्टी करना है किससे 2 से, इज इक्वल टू कितना होगा 6 मिनट टू एम्प्टी, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, जैसे इस साल जो इंटरेस्ट है अगले साल भी वही इंटरेस्ट होगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे साल बढ़ते हैं वैसे ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इसको डिटेल में समझेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100 होता है। लेकिन मेरा अप्रोच एक परसेंटेज मेथड है और दूसरा फ्रैक्शन मेथड है। ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोच बताया ना, सीपी प्रॉफिट और
एसपी, वैसे ही प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई तो होता है, एसआई क्या होगा? टीआर परसेंटेज होगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं प्रिंसिपल 100 है और टाइम 2 इयर्स है और रेट परसेंटेज 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 20%। 100 का कितना होगा? 20, तो अमाउंट क्या होगा? 120। ये परसेंटेज मेथड है। अब फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल 8000 है, टाइम 2 इयर्स है, रेट परसेंटेज क्या है? 12.5% है। फॉर्मूला से करोगे तो क्या करोगे? 8000 इंटू 2 इंटू 12.5 करोगे। 0.5 से कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करोगे? देखो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/8, राइट। 1 जो है यहाँ इंटरेस्ट है किस पे? 8 पे, यानी 8 जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट किस पे होता है? प्रिंसिपल पे होता है, तो 8 यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, 1 यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 है, 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? 2। तो 8 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है? प्रिंसिपल 8000, तो 2 इज इक्वल टू 2000। सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। यहाँ पे मैंने समझाया तभी इतना लिखना पड़ा। अगर आपको फ्रैक्शन याद है परसेंटेज के तो पेन पेपर की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 बेस्ड कंसेप्ट होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखो ये क्वेश्चन है ना, पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? परसेंटेज मेथड होगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इयर्स के रेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। ए प्लस बी कितना? 10 प्लस 10 20 प्लस ए बी कितना होगा? 10 इंटू 10 100 बाई 100 कितना होगा? 1, विच इज इक्वल टू 21। 21% 1000 का कितना होगा? 210। ये गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहले 2 साल दिया है ना, 2 साल लिख लो, यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल। ठीक है, पहले साल का 10% 1000 का निकालो, कितना होगा? 100। दूसरे साल भी 10% 1000 का निकालो, कितना होगा? 100। ठीक है, फिर दूसरे साल आपको इस 100 पे भी 10% निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सीआई में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है जैसे साल बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 100 का 10% कितना होगा? 10। इनको मिला दो, कितना होगा? 210। ये गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्री मेथड। देखो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए ये फॉर्मूला है। पहले करोगे इस क्वेश्चन को तो समझ जाओगे ये क्या है एक्चुअली। देखो 2 साल के लिए क्या है? 2 और 1 लिख लो पहले। ठीक है, पहले यहाँ पे जो 2 है, ये पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालो। 10% 1000 का कितना है? 100 इंटू 2 करोगे। ये जो 2 1, ये जो 3 3 1 4 6 4 1 ये सब देख रहे हो ना, ये सब मल्टीप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट को निकालने के बाद। ठीक है, अब समझ में आया ये क्यों है 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे 100 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? 200। फिर अगले साल क्या कहा था मैंने? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी 100 पे 10% निकालो, कितना होगा? 10 इंटू 1 करो, कितना होगा? 10। 200 प्लस 10 कितना होगा? 210। ठीक है, निकल गया आंसर। ये गए SICI के कॉन्सेप्ट्स। आप कोई भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% per annum is ₹4,347. द पीरियड इन ईयर्स इज। ठीक है, यहाँ पे टाइम निकालने की बात कर रहा है। ये तो आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो, कोई फॉर्मूला, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने जो 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए उनको सीख लिए तो ये क्वेश्चन आप मुंह में सॉल्व कर लोगे। देखो पता भी चल रहा है यहाँ 7% 30,000 का क्या होगा? 2100। 2 साल के लिए क्या होगा? 4200 और 7% 2100 का क्या होगा? 147। इनको मिला दो, कितना होगा? 4347 आंसर आया, यानी 2 इयर्स आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,